हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम मार्केंशिया में आर्किगोनियोफोर के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। फीमेल थैलस है या जो मादा थैलस होता है प्लांट का मार्केंशिया का, उसकी डोर्सल सरफेस पर अपाक्ष सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की इरेक्ट ब्रांच का निर्माण होता है। इरेक्ट सीधी शाखा बनती है और ये जो शाखा होती है वो लंबी वृंत के समान दिखाई देती है। इस लंबे वृंत के टर्मिनल पार्ट पर यानी कि अंतस्थ पार्ट पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में 8 लोब या 8 पालियां पाई जाती है, जिससे जैसे वो छतरी के समान, जैसे हम एक अम्ब्रेला देखते हैं उसमें एक वृंत निकला रहता है और चारों तरफ से डिस्क होती है, वैसे ही एक अम्ब्रेला के शेप की 8 लोब युक्त स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। प्रत्येक लोब में या हर पाली में एक्रोपिटल क्रम में लगभग 10 से 15 तक आर्किगोनिया बनती हैं। ठीक है, तो जो 8 लोब पाई जाती है उन लोब्स पर क्या होती है, आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, जो कि एक्रोपिटल ऑर्डर में बनती हैं। जिन लोब्स पर आर्किगोनिया लगी हुई है उन दो लोब्स के बीच का जो एरिया है वहां पर कुछ आउटग्रोथ बन जाती है, लटकती हुई आउटग्रोथ बन जाती है, जिन्हें कि हम रेज कहते हैं। और इन्हीं रेज के कारण जो टर्मिनल एंड है वो एंड हमें अम्ब्रेला की जैसा दिखाई देता है। ये जो रेज हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज या मृदुत कोशिकाओं से मिलके बना होता है। सभी आर्किगोनिया जो कि पेंटेड कंडीशन में रहती है, झुकी हुई कंडीशन में रहती है, उनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैले हुए फ्रिंग्ड कंडीशन में बाइलेबिएट यानी कि द्विओष्ठीय जालरदार संरचनाएं जो होती है वो इन स्त्रीदानियों को घेरे हुए रहती है, जिन्हें कि हम पेरिथीशियम और इन्वेल्यूसर कहते हैं, जिसे हिंदी में परिलिंगधानी या परिचक्र कहा जाता है। ओके, यहाँ आर्किगोनियोफोर का एलएस दिया हुआ है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है और इस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर है एज इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर इसका आर्किगोनियोफोर का भी होता है। इसकी डोर्सल सरफेस पर या अपाक्ष सतह पर जैसा कि थैलॉइड स्ट्रक्चर में होता है वैसे ही एसिमिलेटरी टिश्यूज यानी कि स्वांगीकरण ऊतक पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सारे एसिमिलेटरी टिश्यूज यहाँ पर पाए जा रहे हैं। साथ ही इनमें एयर चैम्बर्स होते हैं, एयर पोर्स प्रेजेंट है। जिस तरीके से थैलस स्ट्रक्चर में एक एयर चैम्बर प्रेजेंट है और वो एयर चैम्बर एक एयर पोर के थ्रू बाहर खुल रहा है, तो इसी तरीके का थैलॉइड स्ट्रक्चर आर्किगोनियोफोर का भी पाया जाता है। एसिमिलेटरी सेक्शन के बाद में स्टोरेज सेक्शन आता है या जो स्टोरेज रीजन है जहाँ पर कि एसिमिलेटरी रीजन से जो भी फूड बन रहा है वो यहाँ पर स्टोर रहता है। तो ये जो स्टोरेज रीजन वाली सेल्स हैं, ये सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी रहती है। इसी तरीके से जो स्टक है उसकी बात करते हैं तो स्टक में भी एक तरफ एसिमिलेटरी टिश्यूज का रोज पाई जा रही हैं और इसके एसिमिलेटरी टिश्यूज के जस्ट नीचे स्टोरेज रीजन वाली सेल हैं। और यहाँ 2 लोब दिखाई गई है, ठीक है, एक लोब ये है और एक लोब ये, इस तरीके से टोटल 8 लोब होती है। तो लोब के यहाँ पर जो आर्किगोनिया लगी है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आर्किगोनिया एक्रोपिटल ऑर्डर्स में लगी हुई है, यानी कि जो यंगेस्ट आर्किगोनिया है वो स्टक के पास में है और इस तरीके से जो सबसे स्टक से दूर आर्किगोनिया बनी है वो आर्किगोनिया सबसे मेच्योर कंडीशन वाली आर्किगोनिया है। तो इस तरीके से जो भी डेवलपमेंट होता है उसे हम एक्रोपिटल डेवलपमेंट या एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। पेरिथीशियम भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लहरदार संरचना दिखाई दे रही है दिस वन, ये है पेरिथीशियम जो कि इन आर्किगोनिया को कवर करके रखता है। और रेज
ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी एक्स्ट्रा ग्रोथ है जिन्हें रेज कहा जाता है, जो कि हर पाली के बाहर की तरफ आउट ग्रोथ होती है, जिससे कि जो इन्वोल्यूसर है, सॉरी ये जो आर्किगोनियोफोर है उसका शेप कैसा दिखाई देता है, अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। जो यंगेस्ट आर्किगोनिया होगी वो आर्किगोनिया जो है वो आर्किगोनियम के यानी कि जो स्टक है या वृंत है उसके पास में होती है, और ओल्डेस्ट या जो सबसे मेच्योर आर्किगोनिया है वो उसकी पेरिफेरी यानी कि दूर रहती है, किससे, आर्किगोनियोफोर से या स्टक से। ओके, अभी मैंने पहले बताया कि 8 पालियां पाई जाती है, तो हर लोब में या हर पाली में 12 से लेकर के 15 तक आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, और वो इनवोल्यूसर या पेरियन से कवर्ड रहती है, जो कि फ्रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, काफी वेवी स्ट्रक्चर होता है। मेच्योर आर्किगोनिया की बात करते हैं, तो जो मेच्योर या परिपक्व स्त्री धानियां हैं वो परिपक्व स्त्री धानियां फ्लास्क के शेप की दिखाई देती है, और फ्लास्क का जो फूला हुआ पार्ट होता है उसमें एग सेल और वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है, और जो ट्यूबुलर शेप या जो नली के आकार की संरचना होती है उसमें 6 से ज्यादा वर्टिकल रोज में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम से आप एक मेच्योर आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आर्किगोनिया है वो फ्लास्क शेप की दिखाई दे रही है, और इसका जो वेंटर पार्ट है वो फूले हुए फ्लास्क की तरह दिखाई, फूला हुआ जो पार्ट होता है फ्लास्क का वैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये एग सेल है और वेंटर कैनाल सेल है। इसके बाद जो अपर पार्ट है फ्लास्क का वो पार्ट नेक से बना रहता है, जिसमें कि बहुत सारी इन रोज में क्या लगी रहती है, नेक कैनाल सेल्स लगी रही हुई हैं। पोजीशन ऑफ आर्किगोनिया की बात करते हैं कि किस तरीके से आर्किगोनिया आर्किगोनियोफोर पर लगी रहती है। तो स्टार्टिंग में आर्किगोनियोफोर पर जो आर्किगोनिया है वो इस कंडीशन में अपवर्ड कंडीशन में लगी रहती है, लेकिन जो जो ये आर्किगोनिया मेच्योर होने लगती हैं या जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद या इन आर्किगोनिया के ज्यादातर आर्किगोनिया के मेच्योर होने के बाद में ये जो स्टेराइल रीजन है, टिप वाला पार्ट है, छत्र का जो टिप वाला पार्ट है, ये पार्ट ज्यादा मात्रा में डिवाइड होने लगता है, ज्यादा सेल्स बनती हैं, और ज्यादा डिवाइड होने के कारण ये जो आर्किगोनिया है, ये अपवर्ड आर्किगोनिया थी, ये अपवर्ड आर्किगोनिया यहाँ क्योंकि इस एरिया में ज्यादा ग्रोथ होती है तो डाउनवर्ड कंडीशन में आ जाती है, नीचे फैल जाती है, तो ये जो शेप है वो इन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस शेप से ये शेप बिल्कुल इन्वर्ट कंडीशन में होगी, रिवर्स कंडीशन में हो जाती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ दिस स्टेराइल पार्ट। और इस ग्रोथ के कारण ही, इस पार्ट की ग्रोथ के कारण ही ये जो कंडीशन आती है वो कंडीशन कैसी हो जाती है, एक्रोपेटल कंडीशन में हो जाती है कि यहाँ पर सबसे यंगेस्ट आर्किगोनिया है और इस तरफ किनारे की तरफ सबसे मेच्योर आर्किगोनिया है। और जैसे ही आर्किगोनिया इन्वर्ट पोजीशन में आती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, लटकती हुई या पेंडेंट कंडीशन में आ जाती है, तो इन आर्किगोनिया के चारों तरफ क्या बन जाते हैं, इन्वोल्यूसर या वो परिचक्रिका बन जाती है, जो कि जालरदार संरचना होती है। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है? तो स्त्रीधानी का विकास निम्न चरणों में होता है। कोई भी डोर्सल सरफेस की, आर्किगोनियोफोर के डोर्सल सरफेस की कोई भी एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है अपने आसपास की सेल से, जिसे कि हम आर्किगोनियल इनिशियल कहेंगे। ओके, इस आर्किगोनियल इनिशियल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे कि प्राइमरी आर्किगोनियल सेल और नीचे वाली जो सेल है जिसे हम प्राइमरी स्टक सेल कहेंगे। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल है, इस आर्किगोनियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, और पेरिक्लिनल डिवीजन होने से एक सेंटर सेल अपने चारों तरफ
बहुत सारी पेरिफेरल इनिशियल से ढक जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन दिखाई देती कि एक बीच में सेल है जिसे हम प्राइमरी सेंट्रल सेल कहेंगे और इसके चारों तरफ पेरिफेरल इनिशियल बन जाती है। अब इस सेंटर सेल में डिवीजन होता है, वो सेंटर सेल में डिवीजन होने से दो सेल बन जाएंगी। अपर वाली सेल क्या कहलाएगी? नेक इनिशियल, प्राइमरी नेक इनिशियल, और जो नीचे वाली सेल होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेंटर सेल। ओके, और ये जो साइड की सेल्स हैं उसमें उसे हम वेंटर इनिशियल्स कहेंगे और अपर वाली जो सेल्स होगी उसे कवर सेल्स कहेंगे। अब इस प्राइमरी वेंटर सेल में वैसी ही रहती है और जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स हैं, इन नेक कैनाल सेल्स में डिवीजन होते हैं जिससे कि नेक सेल की सेल्स बन जाएंगी, बहुत सारी नेक सेल्स बन जाती हैं। और इसके साथ ही जो वेंटर इनिशियल है उसमें डिवीजन होता है जिससे कि क्या बनेगा? एक एग सेल और एक वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, तो ये दो सेल बन गई जो कि दो सेल बन जाती है जो कि फ्लास्क के शेप के जो फूला हुआ पार्ट है उसमें रहती है, और बाकी की जो सेल्स हैं उनसे नेक सेल्स बनेंगी, नेक कैनाल सेल्स बनेंगी। और इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा, एक कोशिकीय बंद जैकेट पाया जाता है पूरे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के चारों तरफ। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है, और जब भी पानी आएगा या वाटर आता है तो ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं ये सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं, जिससे कि फूल करके यहाँ ये जो कवर सेल्स है वो हट जाएंगी, और ये जो एग सेल है और वेंटर सेल है वो नेकेड कंडीशन में हो जाती है, जिससे कि जो एंथीरोजोइड्स हैं वो आसानी से एक सेल तक पहुंच सकते हैं। जो आर्किगोनिया मैच्योर होती जाती है वो आर्किगोनिया, उस आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आर्किगोनिया में होता रहता है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, और ये डिप्लॉइड जाइगोट थोड़े टाइम बाद में अपने चारों तरफ सेल्यूलोज की वॉल सिक्रीट कर देता है, और सिक्रीट करके निषिक्तांड में मॉडिफाई हो जाता है जिसे हम ओस्पोर या निषिक्तांड कहते हैं।